देखिए अब बातचीत नहीं, बिल्कुल देखिए जैसा अपना प्रकरण चल रहा था और बुक आपकी एकांकी वाली चल रही थी। एकांकी मात्र 3 है आपकी, तीनों ही आपकी समाप्त हो चुकी हैं और अब जो बची है इसको मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। उसके बाद में कथितर गद्य जो लगाया है आपके, जिसमें कोई जीवनी है, कोई यात्रा वृत्तांत है, कोई संस्मरण है, 5 पाठ है आपके। उसके बाद फिर उसको ले लेंगे, बाकी तो सब अपना फिनिश है सेकेंड ईयर का। तो देखिए जैसे अपन वार्तालाप कर रहे थे और आपकी एकांकी जो है उत्सर्ग, और उत्सर्ग एकांकी का लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो परिचय है अपन ने जैसे पढ़ा था कि इनका जन्म 1905 सागर मध्य प्रदेश में हुआ है और मृत्यु कहाँ दिखाई थी? 1990 में प्रयाग। प्रयाग का मतलब प्रयागराज, जो पौराणिक नाम है प्रयाग, इसका मतलब इलाहाबाद। तो जो एकांकी के क्षेत्र में डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं, जो उनकी, और इसी कारण एकांकी के जनक के रूप में भी रामकुमार वर्मा को जाना जाता है। और सबसे पहले जो एकांकी के रूप में आई थी इनकी, जो कल मैं आपको बता रहा था, बादल की मृत्यु, वहीं से एकांकी की शुरुआत मानी जाती है। और इसके अलावा जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जिसमें मैं कल कह रहा था आपसे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भी इन्होंने लिखा है, जो 1939 में लिखा था। और 1929 में किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जिसमें तीनों क्लासों में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है ना, वो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में से ही सारी चीज बुकें बांटी जाती हैं तीनों क्लासों में, जो 1929 में लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनके अलावा बहुत सारी जो रचनाएं हैं इनकी जो मिलती हैं, जिनमें कल मैं कह रहा था आपसे औरंगजेब की आँखें, चारुमित्रा है, दीपदान, रेशमी टाई, अंजलि और अभिशाप, और इनके अलावा जैसे दिया था जौहर, निशीथ और फिर चित्तौड़ की चिता, बहुत सारी एकांकी लिखी है इन्होंने। तो इस प्रकार काफ़ी एकांकी के क्षेत्र में सबसे पहले पदार्पण और मजबूत जो स्थिति है वो किसने दी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दी है। अब देखिए इनकी अब जो एकांकी है ये आपकी उत्सर्ग, तो इसके विषय में मैं आपसे कल कह रहा था कि सबसे पहले एकांकी का शीर्षक समझिए। शीर्षक उत्सर्ग है और उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। त्याग। अब बात क्या है? जैसे त्याग, इस एकांकी के प्रमुख पात्र कौन है? मैंने 5 बताए थे आपको, जो डॉक्टर शेखर है, जो एक वैज्ञानिक है। एक कौन है? छाया, जो डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है। और तीसरी कौन है? मंजुल है, जो पालित क्या है? पुत्री है, पालित पुत्री है, खुद की नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पर विनय आया है, जो डॉक्टर वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर का लैब असिस्टेंट का काम करता है। और चौथा कौन है? सुधीर, जो उसके घर का नौकर है। तो देखिए अब बात यह है कि उत्सर्ग किया क्या है? उत्सर्ग का मतलब है त्याग करना। त्याग किसने किसके लिए किया है? सबसे पहले बात आती है ये शीर्षक के आधार पर। भाई तो सबसे पहले त्याग, देखिए त्याग करने वाला कोई और नहीं है, त्याग करने वाला मेन नायक है जो डॉक्टर शेखर है। तो डॉक्टर शेखर ने कहाँ कहाँ त्याग किया था? डॉक्टर शेखर ने देखिए त्याग किया था। पहला तो क्या त्याग किया था कि उसने सबसे पहले तो क्या किया? अपने प्रेम को ठुकरा दिया। प्रेम को ठुकरा दिया सबसे पहले उसने, समझ लो, प्रेम को ठुकरा दिया। और दूसरी चीज उसने क्या किया है कि त्याग कहाँ किया है उसने? जो अपने मित्र के लिए,
अपने मित्र के लिए, अपने मित्र के लिए त्याग किया है, समझ रहे हो। और क्या किया है कि एक दिया है कि एक त्याग क्या कहाँ किया है कि अपने एपराटस यंत्र जो है, एपराटस जो यंत्र है उसको भी अंत में क्या कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। किसके लिए कर दिया, मंजुल के लिए, मंजुल के लिए। तो इसका मतलब कि यहाँ इन सब चीजों में क्या मिला है, त्याग। और ये त्याग किया किसने है, डॉक्टर शेखर। तो डॉक्टर शेखर का त्याग ही इसमें घुमा हुआ है। तो मेन प्रमुख पात्र कौन है, डॉक्टर शेखर। तो देखिए वैसे थोड़ी सी लंबी है एकांकी, लेकिन अपन शॉर्ट में लेके चलेंगे इसको। तो देखिए क्या है कि एक ही केबिन है, कमरा है, जिसमें दिखाया है कि एक साइड में कुछ टेबल हैं, कुछ खिड़कियां हैं दो जो खुल रही हैं, और कुछ पर्दे लगे हुए हैं, कुछ बुक रखी हुई हैं। वहीं पर एक एपराटस यंत्र है जो मतलब साइड में रखा हुआ है, दीवार पर घड़ी रखी हुई है, और कुछ जो सुगंधित अगरबत्ती है वो जल रही है। और पूरा एक जो वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक किस तरह से अपने काम को अंजाम देता है, वो सारी स्थिति उस कमरे में दिखाई है। तो उसका जो प्रयोगशाला सहायक है विनय, वो भी उसके साथ रहता है। तो विनय से पूछता है कि विनय क्या टाइम हो गया, तो कहता है कि 7:15, यानी 7:15 हो गए सर, 7:15 हो गए। तो वो कहता है कि ये घंटे, ये मिनट, ये सेकंड, बोलिए कुछ नहीं, समय कुछ नहीं होता। समय क्या चलता है, ये पानी की सी तरह चलता है, निरंतर धारा बन के ऐसे ही समय चलता है। सिर्फ ये घंटे, ये मिनट, ये सेकंड, ये किसने बनाई है, ये सब हमने बनाई है। कोई समय नहीं है, समय एक निरंतर धारा की तरह बहता है, लेकिन मानव ने अपनी सुविधा अनुसार उसको घंटे, मिनट, सेकंडों में बांट लिया है। तो फिर आगे फिर बातचीत होती है। तो कहता है कि सर आपको तो आज कहाँ जाना है, प्रयोगशाला सहायक जाना है। क्यों, क्योंकि आपका इंतजार हो रहा है। वहाँ बच्चे जो आपने आविष्कार किया है, अब आविष्कार क्या किया है उसने, एपराटस यंत्र का। तो वो कहता है मैंने कि आपको तो प्रयोगशाला सहायक वहाँ जाना है, क्योंकि जो आपके पीएचडी करने वाले बच्चे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको इस एपराटस यंत्र जो आपने खोज की है बहुत दिन निरंतर अभ्यास के कारण, तो एक अजूबा खोजा है आपने, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे जाना तो पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर में ही फिर उसके क्या आता है कि उसके दिमाग में क्या आ जाती है, उसकी जो कौन है, जो दोस्त की लड़की मंजुल है। तो देखिए यहाँ इससे पहले, हालांकि ये अंत में आई है माया छाया देवी, लेकिन यहाँ जब उसने कहा कि मेरी बेटी मंजुल 6 महीने के बाद आई है, इसका मतलब अब वो कहीं बाहर रहती है, पढ़ाई करने के लिए कर दिया है उसको, लेकिन वो अपनी जो दोस्त की धर्म पत्नी है, उस पत्नी में माँ और मंजुल में बेटी का रूप देखता है। एक तो उसके लिए त्याग कर दिया उसने, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। किसने, वैज्ञानिक ने। डॉक्टर शेखर चाहता तो अपनी शादी करता, अपना घर परिवार बसाता, लेकिन नहीं बसाया। सिर्फ अपने वचनबद्ध हो गया दोस्त से, और दोस्त के लिए क्या कर दिया, अपने जीवन का त्याग कर दिया। उत्सर्ग एकांकी क्या कहती है, उत्सर्ग अर्थात त्याग। तो उसने किसके लिए, सबसे पहले उसने अपने दोस्त के लिए उत्सर्ग किया, त्याग किया, और अपने जीवन भर अपने आप को अविवाहित रखा, और उसकी बेटी को अपनी बेटी माना। लेकिन जैसे उसने कहा कि 6 महीने के बाद मंजुल आई है, तो मैं तो बेटी के साथ समय देना चाहता हूँ। तो जब जाता है, बेटी को आवाज़ देता है, तो
कहता है शेखर, कैसी हो? बोल पापा ठीक हूँ। बोला आप तो ठीक है? हाँ। बोल बहुत दिन के बाद, बोल 6 महीने के बाद आई हो ना, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ काम पे। काम का मतलब जो जहाँ जाना है प्रयोगशाला वहाँ पढ़ानी है। तो कहते कि नहीं नहीं, बोल कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे या 1 घंटे या फिर जैसे दिया है कि आधा घंटे बाद में आ जाऊँगा, लेकिन विनय कहता है सर जाना तो पड़ेगा क्योंकि वहाँ आपका इंतज़ार हो रहा है, वहाँ आपको व्याख्यान देना है, जो चीज़ आपने नहीं बनाई है ना उसके विषय में समझाना है। तो अंजुल जो मंजुल है वो कहती है कि नई चीज़? बोल नई चीज़ क्या है? तो नई चीज़ क्या है? एपराटस। बोल बेटा एक एपराटस यंत्र तैयार किया है मैंने। बोले एपराटस यंत्र क्या है? तो एपराटस यंत्र क्या है, ध्यान रखना कि ये उसके जीवन भर की साधना तपस्या है डॉक्टर शेखर का, जिसने एपराटस यंत्र का रूप दिया है। और एपराटस यंत्र क्यों बनाया है उसने इसलिए बनाया है कि जो संसार में जो मानव है मर जाते हैं और मरने के बाद उनको उनके घर परिवार के रोते रहते हैं, लेकिन वो जीवन भर कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो भौतिक शरीर है हमारा 5 तत्वों से मिलके बना है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर दिखाया है। तो उस सूक्ष्म शरीर को खोजने का प्रयास किया है, अर्थात जीव अर्थात आत्मा कहाँ जाती है, उस आत्मा को बुलाकर दोबारा बात की जा सके, तो जो जीवन और मरण की दूरी है ना वो कम हो जाएगी। बोले इस तरह का आपने आविष्कार किया है पापा? हाँ। बोला तो बोल फिर तो जो मैं जिंदी रहूं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम डॉक्टर शेखर घबरा जाता है। बोल बेटी क्या बोल रही हो? बोल मैं सही तो बोल रही हूँ, जब आपने इस तरह का आविष्कार कर लिया तो मैं फिर मरूं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो प्रेत आत्मा को बुला लोगे, बात कर लोगे। बोले नहीं बेटा, फिर दोबारा ऐसी बात मत बोलना। और फिर वो क्या करता है कि बोल ठीक है, बोला मुझे जाना है। तो आज मंजुल कहती है, जैसे मैं कल कह रहा था आपसे कि सरल स्वभाव के कोई शौक मौज मस्ती नहीं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे। तो सारा जीवन उच्च विचार इसी तरह का इस वैज्ञानिक का है। तो वो कहती है कि पापा आप जा रहे हो तो कम से कम आप क्या है, टाई वाई जो ढीली पड़ी हुई है, कोट वगैरह है ये सही नहीं है, और जूते कहीं है ही नहीं पाँव में, ऐसे होते हैं क्या वैज्ञानिक? तो एकदम वो देखता है, वो हाँ बेटा बात तो ठीक है। तो उसको डर है, वो कहता है, वो भूल जाता है चीज़ को। बोल बेटी जो मौजे, बोल मौजे मुझे क्या पता, मैं तो 6 महीने के बाद आई हूँ, आप देखो ना तो सारी जगह ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलते। और वो फिर मंजुल कहती है कि पापा आपकी जेब में देखो, तो जेब में से निकलते हैं। मतलब वो इस तरह का आदमी है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है, ज़्यादातर वो इस तरह का नहीं। कि अब वो कहती है कि पापा मोजे फेर लो, तो क्या करता है कि जूते खोले ना, जूते को ऊपर मोजे में छड़ा दो। तो मंजुल कहती है कि पापा इतने बिजी दिमाग को क्यों रखते हो, पागल हो जाओगे, आपको यही पता नहीं जूता पहन रखे मोजे में छड़ा रहे, ये कौन सी बात है? तो क्योंकि वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए हमेशा दिमाग उनका बिजी रहता है। तो यहाँ जो दिया है कि वो चले जाता है, जाने के बाद फिर अपने प्रयोगशाला जो जगह है वहाँ जाकर अपना आख्यान और व्याख्यान माला करके फिर वापस वहाँ से लौटता है। मात्र वो कहता है बेटी यूँ गया यूँ आया, इसका मतलब कि 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में, 10 मिनट मुझे व्याख्यान देने में, बस आधा घंटे में वापस आ जाऊँगा। बोल ठीक है पापा आप चले जाओ, क्योंकि वो भी बेहद प्रेम करता था मंजुल से, अपनी बेटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने दोस्त से वादा किया है ना, उसकी पत्नी का बेटी का, इसीलिए उसने जीवन पर शादी नहीं की, इसीलिए उसने छाया को छोड़ दिया। क्यों? कि कहीं मेरे कर्तव्य पथ से नहीं डिग जाऊँ, इसीलिए उसने। तो वो कहता है कि मैं जब आया वापस, तो वो चला जाता है। और इधर मंजुल क्या करती है, थोड़ा संगीत का प्रेम भी है, सितार वगैरह बजाने का काम करती है। और जो सुधीर है, वो सुधीर क्या करता है, वो घर का नौकर है। सुधीर से कहती है कि तू जानता है इसका, तो वो थोड़ी सी
भाषा इस तरह की बोली है उन्होंने कि मैं नहीं जानता इसका नाम इपराटूअस है, इस तरह की भाषा बोली है उसने। और उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जानता। टुन टुन क्या है, क्या है, क्या आवाज़ निकलती है। वो कहता है कि उसमें घर 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 की आवाज़ निकलती है, क्योंकि एपराटस जब चलता है जबकि स्थिति दिखाई दी। तो बोला ऐसा कर, मेरा जो सितार है ना उसको संगीत से प्रेम करती है, संगीत गाती भी है। तो वो तो चला जाता है डॉक्टर शेखर, और डॉक्टर शेखर के जाने के बाद क्या किया है उसने, संगीत को लाकर सुधीर ने किसको दे दिया, मंजुल को। और इधर जो एपराटस यंत्र है उसमें स्विच दाब दिया, लाइट का स्विच दाब दिया, और उस लाइट के 2 बल्ब जले, एक नील वो लाल और एक हरा। तो लाल हरा बल्ब जला, थोड़ी देर के बाद लाल बंद हो गया, हरा जलता ही रहा। हरा जो जलता है तो उसने जो प्रेत आत्मा है ना उसको आह्वान कर दिया। और इधर जो मंजुल थी वो अपने संगीत को लेके सितार बजाने का काम कर रही थी। तो मंजुल को पता नहीं, क्योंकि मंजुल को गए 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद आई है, और इसी दौरान छाया देवी की मौत हो चुकी है। अब जब ये लाइट जली है, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ना उनको संगीत अच्छे लगते हैं, तो इधर सितार का काम भी कर रही थी मंजुल, और इधर बल्ब भी जल रहा था एपराटस का, क्योंकि एपराटस का जो बल्ब है उसने उसको आह्वान कर दिया प्रेत आत्मा को। तो प्रेत आत्मा सफ़ेद साड़ी पहन के, क्योंकि सफ़ेद ही पहनी, तो सफ़ेद साड़ी पहन के वो आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, मंजुल खड़ी होती है। अब मंजुल को क्या पता कि ये भूतनी है कि औरत है। तो मंजुल ने जैसे उसको देखा, बुला रहे आंटी छाया, हाँ बोल रहे, गुलाम किधर से, बुलबा सियाहों के निकल रही थी। तो सोचा आपका ये बल्ब का प्रकाश भी जा रहा था, और आपकी जो संगीत है ना ये भी बहुत अच्छा बज रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मिलता चलो। उसको क्या पता कि ये भूतनी, लेकिन उसने बात की साथ। वो कहता है, वो कहती है कि तुम्हारे पापा, बोल पापा वहाँ गए प्रयोगशाला। हाँ बोलो, उनको फुर्सत कहाँ है, अब से पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं। तो अब कैसी हो आपकी मम्मी, कैसी है, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार दिखाई है। मंजुल की पूरी जगह का नाम दिया है जहाँ से वो आई है मंजुल। तो वो कहती है कि मम्मी ठीक है, वहाँ पापा ने 2-3 नौकर रख रखे हैं, वो सेवा चाकरी कर रहा। हाँ, तो वो दिमाग में सोचिए कि उस मम्मी के लिए तो 2-3-4 नौकर, और मुझे प्रेम फुर्सत करने को नहीं तेरे पास। डॉक्टर शेखर से थोड़ा सा मन में गुस्सा आता है उसको, और वो कहती है कि सब ठीक है आप मम्मी, हाँ बोलो आप मम्मी ठीक है। तो फिर वो कहती है कि आप तो वहाँ जाने की कह रही थी ऋषिकेश। हाँ बोल ऋषिकेश तो मैं हो जाए कि कौन कहती है, छाया। बोल ऋषिकेश तो मैं हो आई, लेकिन मेरी छोटी बहन थी ना उसकी एग्ज़ाम थी इसलिए मैं आ गई थी, आपको चलना हो। हाँ बोले, सुना है कि ऋषिकेश में गंगा का पानी निर्मल पवित्र बहुत अच्छा, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो कह देती है कि ठीक है मैं फिर आऊँगी, और 4 महीने बाद तुझे लेके ऋषिकेश चलूँगी। अब उसको पता नहीं कि कैसे आएगी, कैसे बोली जाएगी, समझ, उसने तो वैसे ही तो जानी है ये बात। इसी दौरान वो वहाँ से चली जाती है, चली जाती है। जाने के बाद आगमन किसका हुआ है, डॉक्टर शेखर का वापस आगमन हुआ है। घर आया, उसने देखा कि रूम में बल्ब, उसका घुसते ही सीधा उसी के ऊपर गया एपराटस यंत्र की तरफ ध्यान। बोल बल्ब जल रहा है, बल्ब जलता, सुधीर को बुलाया, आवाज़ दी, मंजुल से पूछा, बोल बेटा एपराटस चलाया, बोला हाँ पापा एपराटस चला था। तो उसने कहा कि तुरंत कोई आया था क्या, हाँ बुलाई थी ना, मंजुल ने तुरंत बोल दिया बुलाई थी। बोल कौन, बोल छाया। छाया को नाम लेते शेखर बीती दा, क्यों, क्या रे छाया तो मर चुकी है, वो समझ गए, बोल मामला गड़बड़ हो गया। तो उसने तुरंत क्या किया है, उसने तो, लेकिन जब ये बात बताई कि छाया आई थी, मंजुल ने कहा बोल बेटा छाया, तो इसी दौरान डॉक्टर शेखर ने कह दिया कि मंजुल छाया तो मर चुकी है। जो मर चुकी है तो फिर वो कौन, बोल भूतनी। मतलब उसके दिमाग में तुरंत बात आई मंजुल,
मंजुल माई गैर होश होगी। अब वो पड़ जाती है गैर होश, अब गैर होश पड़ी रह जाती है, वो उसको नहीं छेता है, उसके सिर के नीचे तकिया वकिया लगा देता है और वो गैर होश हो जाता। क्यों? क्या अब वो बात करेगा छाया से। अब वो सुधीर से कहता है कि सुधीर जल्दी आओ और जो एपरेटस यंत्र है उसको दोबारा चालू करो, और जो पेंडल वगैरह है, जो फ्लूइड है, जो कलर है, वो सारा इसके सामने रख दो। दोबारा चालू करता है और फिर छाया का आगमन होता है। तो छाया बड़ी गुस्से में आती है, गुस्से में आती है, उसको बेर बेर में वहाँ से बुलाना पड़ रहा है, आ रही है, वो परेशानी होती है उसको। अब जो डॉक्टर शेखर है वो कहता है कि भाई आप क्या चाहती हो? अच्छा बोला, आज पूछ रहा है मुझसे क्या चाहती हूँ, कि मैं तो तुझसे बहुत दिन से चाह रही थी, तुझे शादी क्यों नहीं किया आपने? मैंने प्रस्ताव दिया था। वो कहती है खुद छाया कि मैंने तुझे प्रस्ताव किया था, उस दिन मैं निवेदन कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और तूने इनकार कर दिया था। आज तू प्रार्थना निवेदन करेगा, मैं इनकार करूँगी, क्योंकि तूने मुझे पहचाना नहीं। क्यों? मैं इसलिए, उसने क्या कहती है कि मेरे पास पूर्व जन्म का तेरा मेरा रिश्ता था, मेरे पास पूर्व जन्म के फोटो हैं। वो कहती है इस बात को कि मेरे पास पूर्व जन्म के फोटो है जिसमें तू पहले मेरा पति था, इसीलिए इस जन्म में भी मैं तुम्हें पति बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुमसे प्रेम किया था। लेकिन तुझे फुर्सत नहीं थी, तुझे तो दोस्त की बीवी, दोस्त की बेटी, बस वो मिल गए, उसके बाद छाया गिरे झेरे थे। अरे तू चाहता तो उस परिवार को भी रखता, और चाहता तो मुझे भी साथ रखता, अगर तेरे में हिम्मत होती तो। सारी बात करती है, उसको जवाब मांगती है उससे। तो डॉक्टर शेखर कहता है कि अब मुझे माफ़ भी करोगे? बोल माफ़ नहीं करूँगी, माफ़ नहीं करूँगी तुझे। बोल क्यों? बोल इसलिए पहले शादी हो चुकी है, आया है इसमें कि दोनों का प्रेम विवाह हो चुका है। माला जो अपन बोलते हैं कि वरमाला डालना, वरमाला दोनों एक दूसरे के गले में डाल चुके हैं, लेकिन जो वरमाला डाली वो शायद कुसौनी डली। हाँ, कुसौनी डलने का मतलब कि वरमाला डली, वरमाला डलने के बाद क्या हो गया, तुरंत उसके दोस्त जो मरा था उसकी खबर आ गई कि आपका दोस्त मर गया। और दोस्त के मरने के बाद कि उसकी बीवी, उसके बाद जब दोस्त मरा था तो उसने कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ दुनिया में से, अब मेरे परिवार की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। उस दिन वो हाथ में हाथ दे गया। बस उसी चीज़ को लेके फिर छाया की तरफ उसने मुड़ के नहीं देखा। उसका कारण क्या था कि कहीं मेरे कर्तव्य पथ से मैं न हट जाऊँ। मान लीजिए छाया से मैंने शादी कर ली और छाया फिर कैसे 100 तरह के ताना देगी, भाई दोस्त की बीवी है, बेटी है। तो इसीलिए वो क्या है कि अपने जो विचार हैं उन विचारों को समेटता है और जो अंतिम डिसीजन है उस पर पहुँचता है कि मैं छाया से शादी नहीं करूँगा। लेकिन अब छाया कब तक जिंदी रहेगी? छाया आती थी, दिया है उसने कि मैं जब भी डॉक्टर शेखर के पास आती थी तो आकर खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी, लेकिन डॉक्टर शेखर को इतनी फुर्सत नहीं थी कि थोड़ी देर मेरे से बातचीत कर सके। उपेक्षित प्रेमिका दी है। उपेक्षित का मतलब है कि जो मन से प्रेम तो किया है लेकिन मन से मान सम्मान उसको नहीं देता था, बस देख लेता था छाया आई है, खड़ी है। अब ऐसे जिसको प्रेम करे और फिर वो खड़ी रहे तो भाई गुस्सा तो आएगा है। तो यही गुस्सा किसके अंदर भरा है? छाया के अंदर भरा है। छाया भी यही कहती है उससे कि मैं क्या करती, अगर तू चाहता तो सामंजस्य बिठा सकता था, लेकिन तूने कभी मुझे चाहा नहीं, इसलिए मैं क्या करती। अरे मरता क्या नहीं करता, इसलिए मैंने क्या कर ली, बेचारी ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करके वो ऊपर चली गई। हाँ, मर जाती है छाया।
अब जो एपराटस यंत्र का आविष्कार हुआ है, अब समस्या क्या है? अब वो क्या कहता है? अब लास्ट में चलते हैं अपन, तो वो ये कहती है, डॉक्टर शेखर ये कहता है कि छाया कि आपकी और अंजलि जो मंजुल है, मंजुल की आपकी बातचीत हुई? बोला हाँ हुई। बोला आपने ऐसा क्यों कहा उससे कि 4 महीने बाद ऋषिकेश में लेके चलूँगी? बोल सही कहा था मैंने, तो कह रही थी इसलिए मैंने कह दिया। तो बात यह है कि अब शेखर ने उसको बता दिया कि वो तो मर गई है, तो उसके दिमाग में सदमा हुआ और बेहोश हो गई। अब वो क्या कहता है छाया देवी से कि छाया देवी एक बात बताऊं कि मैं चाहता हूं कि तू भूतनी तो है ना, तो तू क्या कर कि तेरी जो शक्ति है ना, उस शक्ति से मंजुल के दिमाग की सफाई कर दे। इसका मतलब कि जो तेरी बात हुई है, उसके दिमाग में जो भूतनी बन के जो बात हुई है ना, और मैंने उसको बता दिया, अब उसके दिमाग में पीछे की जो बातें हैं ना, उनको साफ कर दे कि भाई मेरी और छाया की कोई वार्तालाप नहीं हुई, जो वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती। बोल कितना प्रेम करता है मंजुल से? बोल मंजुल से, बोल मेरा जीवन का मकसद और मेरे जीने का मकसद ही कौन है? मंजुल है। तो वो कहती है कि जब तेरी जीवन का मकसद ही मंजुल है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। तो थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ता है। छाया कहती है कि रोकिए अपने आप के कदम को, क्योंकि अब मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, अब तो मैं हवा हूँ, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। तो वो क्षमा याचना मांगता है, लेकिन क्षमा याचना वो नहीं देती है।